हाय एवरीवन, मैं हूँ कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हमने ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट कर लिया है। हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ब्लास्टुला जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल पर, ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है gets attached to endometrium wall of uterus। ओके, यहां पर इम्प्लांटेशन हो गई है। जो यूट्रस की वॉल है वो पूरी तरह से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है और इम्प्लांटेशन हो जाती है। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया था और हमने देखा था कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कितने दिन में होती है, 7 डेज में होती है। जाइगोट आते आते जो चेंजेस होंगे, डिवीजन होगी, वो जब इम्प्लांटेशन पूरी हो जाएगी तो वो पूरा पीरियड कितना है, 7 डेज का होता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वहां की उसका जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक आउटर लेयर होती है सेल की, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ओके, एंड दूसरे सेल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, जो कि आगे जाकर एम्ब्रियो बनेंगे। वो इस तरह से अरेंज होते हैं और बीच में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। ये हमने देखा था। तो हमने ये भी पढ़ा था, हमने दोनों के फंक्शंस भी देखे थे। जो ट्रोपोब्लास्ट है आपका, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, तो ये क्या करता है, ये अटैचमेंट करता है किसके साथ, यूट्रस के साथ, किसकी, ब्लास्टुला की। और साथ में ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ये बनाएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, क्या बनाएगा, ओके, जो कि क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और ये जो कोरियोनिक विलाय है ये यूट्रस के टिश्यू के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे। ठीक है, क्या आ गया, कोरियोनिक विलाय एंड यूटेरियन टिश्यू क्या बनाएंगे मिलकर, प्लेसेंटा। ठीक है, क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा बनाते हैं। ओके, ये प्लेसेंटा क्या है, ये प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किनके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी या फिर मदर की बॉडी के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्शन बनाते हैं मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, वो मदर की बॉडी से डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुंचेगा और जो एम्ब्रियो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वो वापस मदर की बॉडी तक कहां से पहुंचेगा, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इसे यहां पे लिख लेंगे हम कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मदर बॉडी या फिर मैटरनल बॉडी। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, लेकिन ये जो प्लेसेंटा है ये डायरेक्टली जो है कनेक्टेड नहीं होता है एम्ब्रियो के साथ। यहाँ पर प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो को कनेक्ट करने के लिए एक अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का एम्ब्रियो से मदर तक या फिर प्लेसेंटा तक, प्लेसेंटा से मदर तक, फिर मदर से जो न्यूट्रिशन आएगा प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में, एंड देन एम्ब्रियो तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से कनेक्टेड होगा, ये देखो, ये मान लीजिए आपकी प्लेसेंटा है, ठीक है, जो कि यूट्रस के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब ये जो प्लेसेंटा है इसके साथ सीधे जो है एम्ब्रियो कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, प्लेसेंटा के बाद जो है अम्बिलिकल कॉर्ड आती है, जो कि कनेक्टेड होती है किसके साथ, डायरेक्टली एम्ब्रियो के साथ। ठीक है, यहां पे लिख भी लेते हैं इसे हम, ये क्या है, ये एम्ब्रियो आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई और ये
प्लेसेंटा है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जो है ये काम करता है। यहाँ से न्यूट्रिशन आएगा तो पहले प्लेसेंटा में पहुंचेगा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड में, अम्बिलिकल कॉर्ड से एम्ब्रियो तक, एम्ब्रियो जो वेस्ट निकालेगा अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलेगा, प्लेसेंटा तक आएगा एंड देन मदर तक पहुंचेगा। तो इस तरह से काम होता है। अब हम जो है एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं चीजों को। ओके, ये देखो ये डायग्राम है, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रही है, जो कि किसके थ्रू बनी है, कोरियोनिक विलाय एंड यूटेरियन टिश्यू से हमारे पास प्लेसेंटा बना है और ये प्लेसेंटल विलाय, ठीक है। जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस के, आपके जो एम्ब्रियो है वो किसके साथ कनेक्टेड होगा, अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जो है एम्ब्रियो के साथ प्लेसेंटा कनेक्टेड होगा। ये एम्ब्रियो आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाय कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, ट्रोपोब्लास्ट बनाता है, वो सराउंड हो जाएगा यूटेरियन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से, ठीक है। फिर ये जो कोरियोनिक विलाय है एंड यूटेरियन टिश्यू है, ये आकर मिलकर क्या बनाएंगे, प्लेसेंटा बनाएंगे, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी में, ठीक है। जो प्लेसेंटा है इसका ये काम है कि ये फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो तक, एंड यहीं से जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करेगा वो वापस मदर तक पहुंचेगा, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन हमने पढ़ा जो प्लेसेंटा है वो डायरेक्टली जो है एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन किसके थ्रू होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। ओके, इतना हमने पढ़ लिया। अब ये कह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा है वो एक्ट करता है एज एंडोक्राइन टिश्यू, मतलब कि ये प्रोड्यूस करेंगे सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG, ठीक है, जिसके बारे में लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है ये जानने में कि फीमेल क्या प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि ये हार्मोन्स तभी रिलीज होते हैं जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो हम जब प्रेगनेंसी किट यूज करते हैं, ठीक है, फीमेल जो आपका प्रेगा न्यूज यूज करती है, ठीक है, तो वहां पर यही जो है ट्रेस किया जाता है यूरिन के थ्रू कि अगर इसके फीमेल के अंदर जो है यूरिन में ये वाला हार्मोन प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पर स्ट्रिप्स आना शुरू हो जाएंगी एंड वो प्रेग्नेंट होगी। अगर नहीं है तो वो क्लियर ब्लैंक रहता है, व्हाइट रहता है और ट्रेसेस नहीं होते हैं, इसका मतलब वहां पर फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है। साथ में कौन सा ह्यूमन आपका हार्मोन रिलीज करेगा, प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एंड जिसको हम क्या कहते हैं, HPL एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। और साथ में जब प्रेगनेंसी जो है लेटर स्टेज में पहुंचती है, जब 8-9 मंथ्स हो जाते हैं, डिलीवरी होने वाली होती है, तो एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, जो कि सिक्रीट करता है कौन, ओवरी, ठीक है। और आपने ये ध्यान देना है जो आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और रिलैक्सिन है, ये तभी प्रोड्यूस होते हैं जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है ये तो रेगुलरली रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर और हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिजोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब क्या होते हैं, इनके लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है ताकि प्रेगनेंसी जो है, फीटस की ग्रोथ जो है मेंटेन्ड रहे, ठीक है। जो मदर में मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे उसको भी देखेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ओके, इनका फंक्शन अगर हम देखें तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जो आपके फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। जो आपके फॉलिकल्स बनेंगे ना उन्हें स्टिमुलेट करेगा ताकि जो आपको कॉर्पस ल्यूटिनम होता है, ठीक है, फॉलिकल नहीं, कॉर्पस ल्यूटिनम जो होता है उससे स्टिमुलेट करके ये कहेगा कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन बनाते रहो ताकि प्रेगनेंसी जो है मेंटेन्ड रहे। हमने पढ़ा था कि जो कॉर्पस ल्यूटिनम है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन तो कम मात्रा में जो है वो रिलीज करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है काफी मात्रा में रिलीज करता है ताकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की वो मेंटेन रहे, थिक रहे, ठीक है, क्योंकि उसी के ऊपर जो है पूरी प्रेगनेंसी या फिर फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसका काम ये हो गया। फिर जो आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है ये ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता ही है, ठीक है। अब रिलैक्सिन का क्या काम है, जो रिलैक्सिन है जब फीमेल जो है रेडी होती है या फिर फीटस जो है फुली डेवलप हो चुका है तो अब जो है डिलीवरी करने का टाइम आ चुका है, तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ओवरी के थ्रू रिलीज होता है और
जो मसल्स हैं पेल्विक रीजन में, ठीक है, जो यूट्रस के मसल्स हैं, पेल्विक रीजन के मसल्स हैं, उन्हें लूज करना शुरू करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच हो सके, ठीक है। स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होगा, मसल जो है लूज होते रहेंगे एंड जब प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ होगा तो उस टाइम पर स्ट्रेचिंग करने में इजी रहे, ठीक है। तो ये रिलैक्सिंग का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, ठीक है। अब हमने ट्रोपोप्लास्ट के बारे में तो पढ़ ली कि वहां पर प्लेसेंटा बनेगा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है हमने देख लिया। अब इनर मास सेल में क्या होगा आफ्टर इम्प्लांटेशन, हमने पढ़ा कि जो इनर मास सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है 3 जर्म लेयर में। कौन कौन से, आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, फिर सबसे इनर लेयर होती है एंडोडर्म, और आउटर एंड इनर लेयर के बीच में एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म। तो यहाँ पर 3 लेयर आ गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जिन भी ऑर्गेनिज्म में 3 जर्म लेयर होती है उन्हें हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और जिनके पास 2 लेयर होती है, कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये आपने ऑलरेडी आपके प्लस वन में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो है इनर मास सेल जो है डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, आउटर लेयर जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं, और दोनों के बीच में मेसोडर्म होती है, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें क्या है, जो आपके इनर सेल मास है इनके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम सेल्स क्या है, पोटेंसी होती है इनके पास कि ये सारे जितने भी टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं आपके ह्यूमन बीइंग में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो यहीं से ऑर्गन बनेंगे, यहीं से सेल आपके टिश्यूज बनेंगे, ठीक है। तो जो लेयर्स बन रही है वो भी किससे बनी हुई है, स्टेम सेल से बनी हुई है। और काफी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कई बार जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे के स्टेम सेल्स को निकाल कर प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि आगे जाकर, मान लीजिए किसी का जो है लेटर एज में एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है, तो उस टाइम पर जो प्रिजर्व स्टेम सेल्स हैं वो यूज कर वो बीमारी ठीक भी हो सकती है। अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है, किसी जगह पर चोट लग चुकी है, कोई पार्ट जो है कट चुका है, तो वो पूरा का पूरा पार्ट भी रीजनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इनर सेल मास है, क्योंकि ये किसमें आगे जाकर क्या डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो यहाँ पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इतना लग गया पता आपको। अब जो एक्टोडर्म है उससे क्या बनेगा, ब्रेन हो सकता है, हेयर होंगे, नेल बन सकते हैं, ठीक है। जो आपका मेसोडर्म है यहाँ से हार्ट बनता है, पैंक्रियाज बन सकता है, किडनी बन सकती है, ठीक है। और जो आपका एंडोडर्म है यहाँ पर जो स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग हो सकती है, रेस्पिरेटरी लाइनिंग होती है, वो सब किससे बनते हैं, तो डिफरेंट जो आपके लेयर्स है उनका डिफरेंट जो है काम होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ये टिश्यू जो है बनाते हैं, ठीक है। अब जो कौन कौन से चेंजेस जो है ड्यूरिंग डेवलपमेंट आते हैं एम्ब्रियो के, वो हम देखते हैं। हमें पता है जब ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ तक लास्ट करती है, 9 मंथ में जो है पूरा फेज जो है क्या होता है, प्रेगनेंसी का होता है। और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि किसी की प्रेगनेंसी का पूरा फेज होता है, उसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, या फिर गेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनमें 9 मंथ्स का होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि जो डॉग है, एलिफेंट है, कैट है, इनका क्या प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। तो अगर हम डॉग्स या फिर कैट की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 मंथ में जो है पूरी प्रेगनेंसी का फेज कंप्लीट हो जाता है। एलिफेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 1.5 ईयर से ज्यादा, या फिर अराउंड 700 कुछ जो है डेज होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, और ह्यूमन बींग्स में 9th मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ग्रो होता है वो होता है हार्ट, ठीक है। जो हार्ट बीट है वो हम सुन सकते हैं किसके थ्रू, स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। जब अल्ट्रासाउंड करने के लिए मदर जो है आती है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन जो ग्रोइंग फीटस का वो क्या होगा, बाय लिसनिंग हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो ऑर्गन फॉर्म होगा वो क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही 2nd मंथ जो है एंड होने वाला होता है, तो फीटस जो है डेवलप करना शुरू कर देता है लिम्स एंड डिजिट, जो छोटे छोटे जो हाथ पांव है और फिंगर्स जो है बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, डेवलप हो जाती है। ओके, ठीक है। और जैसे ही एंड ऑफ 12th वीक, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है कंप्लीट हो जाता है, 3 मंथ यहाँ पर होने वाले होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द
मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है यहाँ पर फॉर्म हो चुका होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जो है एज वेल जो है डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि मूवमेंट कब हम जो है फीटस में देख पाते हैं, तो जो आपका 24th वीक है या फिर सॉरी 5th वीक जो है, उस टाइम पर हम जो है बेबी की फर्स्ट मूवमेंट या फिर छोटे छोटे जो है हेयर जो है हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जब वो 5th मंथ में पहुंचता है, ठीक है। और जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर या फिर 24th वीक, यहाँ पर 6 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, तो बॉडी जो है पूरी तरह से फाइन हेयर से कवर्ड होती है, आईलिड सेपरेट हो चुका होता है, आईलैशेस जो है फॉर्म हो चुके होते हैं, ठीक है। एंड एंड में जब 9 मंथ जो है कंप्लीट होने वाले होते हैं, तो उस टाइम तक फीटस फुली डेवलप हो चुका होता है एंड रेडी होता है डिलीवरी के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, अब वो रेडी है बाहर आने के लिए, और चाइल्ड बर्थ जो सिचुएशन जो कंडीशन होती है, प्रोसेस होती है डिलीवरी की, उसे हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। एंड लैक्टेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, जब जो बेबी जो है बॉर्न हो जाएगा तो फीडिंग जो ब्रेस्ट फीडिंग होगी उसे हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, ओके, अब बेबी जो है रेडी है बाहर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो है चीजें होंगी जिसके थ्रू जो है ये पार्चुरेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा। सबसे पहले जो पार्चुरेशन है, ठीक है, शुरू होगा, तो ये क्या है, ये इंड्यूस्ड होता है किसके थ्रू, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। यहां पर एक मिनट, इसको हम यहीं से कर लेंगे, ओके। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो फीटस है, ठीक है, और प्लेसेंटा जो है सिग्नल भेजना शुरू कर देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्नल भेजना शुरू कर देंगे, और जो है यूट्रस में ना माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा जो है दर्द होना शुरू हो जाएगा इस पीरियड में, और उसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। और इसकी वजह से अब क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होना, ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे, कि जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन से और ज्यादा जो है यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएंगी। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतना ज्यादा यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्गर जो है कॉन्ट्रैक्शन होने पर क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, यानी जो बेबी है वो बर्थ कैनाल से निकल आएगा और बर्थ हो जाएगा, ठीक है। बेबी जो है डिलीवर हो जाएगा, पार्चुरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही बेबी जो है डिलीवर होता है, तो उसके साथ साथ प्लेसेंटा भी जो है बाहर आ जाती है यूट्रस से, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले जो फुली फॉर्म्ड ग्रोन फीटस था एंड जो प्लेसेंटा था, उन्होंने सिग्नल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसकी वजह से ट्रिगर हुआ क्या, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जो है जाकर काम करेगा किसके ऊपर, यूटेरियन मसल्स के ऊपर, एंड उन्हें और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के लिए बोलेगा, और जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा पेन होगा, और उतनी ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा होने की वजह से लेबर शुरू हो जाएगी, और बेबी जो है मदर से बाहर आ जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी, और साथ में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाएगा। अब जो है, अब बेबी जो है डिलीवर हो चुका है, और जो मेमरी ग्लैंड है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसमें भी चेंजेस आ रहे थे, तो यहाँ पर जो है मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मिल्क जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है, जब प्रेगनेंसी जो है एंड पीरियड पे होती है, फिर डिलीवरी हो चुकी होती है, तो उसे हम कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है। और जो मिल्क पहले टाइम पर, इनिशियल टाइम्स पर जो है लैक्टेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जरूर जो है न्यूबॉर्न बेबी को फीड करवाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज जो हैं प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसके पास तो अभी तक कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए
जो एंटीबॉडीज हैं या फिर जो गट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिस टाइम पर प्रेगनेंसी होती है, जिस टाइम पर डिलीवरी होती है, तो जब बेबी जो है बाहर आता है तो उस टाइम पर कुछ बैक्टीरिया जो हैं बेबीज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें गट बैक्टीरिया की, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो ये कहाँ से मिलेंगे? कोलेस्ट्रॉम से, जो कि इनिशियल मिल्क है, ठीक है। तो ये जो है काफी जरूरी है और हर एक न्यू बॉर्न बेबी को जो है इसके ऊपर फीड करवाना चाहिए। और मिल्क जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मदर जो है इसके थ्रू बेबीज को फीड करेंगे, ठीक है। और हर एक जो फीमेल है उसे रिकमेंड ये किया जाता है कि वो इनिशियल पीरियड में जो है सिर्फ और सिर्फ अपना ही मिल्क जो है उस मिल्क जो है फीड करवाए न्यू बॉर्न बेबी को। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।